रात का समय। तूफानी तेज बारिश में एक भव्य महादेव का मंदिर जिसमें से सिर्फ घंटियों के बजने की और पंडित जी के मंत्र बोलने की आवाज आ रही थी। इस मंदिर में कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे पर सिर्फ परेशानी और चिंता थी। मंदिर के बीचों बीच एक मंडप बना हुआ था। हवन कुंड के सामने दो लोग जिन्होंने दुल्हन और दूल्हे का लिबास पहना था वो हवन कुंड में पंडित जी के कहने पर आहुति दिए जा रहे थे। सफेद रंग की शेरवानी, लाल रंग की पगड़ी और चेहरे को सहरे के अंदर छुपाए ऋषभ शेरगिल अपने सख्त हाथों से उस अग्नि में आहुति दिए जा रहा था। ऋषभ शेरगिल दोनों ही दुनिया का बेताज बादशाह था। बाहरी दुनिया के लिए वो रुपीज एम्पायर का मालिक जिसके साथ काम करने के लिए बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता था, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह माफिया किंग था जो छोटी सी गलती होने पर किसी की जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था। वो माफिया किंग आज ये शादी कर रहा था जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, वो भी एक अनजान लड़की से, और इन सब का कारण था उसका पिता जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और ऋषभ बिना किसी भाव के बस उस जलती हुई अग्नि को देख रहा था। उसने नजर उठाकर अपने बगल में बैठी उस अनजान लड़की को देखा तक नहीं जिसके साथ वो शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहा था। उसके सामने खड़ा उसका परिवार कभी उसे देखते तो कभी उनके पास खड़े ऋषभ के पिता आलोक शेरगिल को देखते। आलोक शेरगिल एक मिडिल एज आदमी जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें उभर आई थी। उनका चेहरा कुछ कुछ ऋषभ से मिलता था, पर अभी भी उनके चेहरे पर वो तेज और ताव थे जो ये बताने में सक्षम थे कि उनका स्वभाव कितना कठोर और रहस्यमयी है। शायद ऋषभ को ये कठोर स्वभाव अपने पिता से विरासत में ही मिली है। तभी उनके पास लगभग उन्हीं के उम्र एक महिला आई। ये है ऋषभ की मां शोभा शेरगिल। शोभा बिल्कुल अपने नाम की तरह सिंपल और स्वीट है। एक सिंपल सी बनारसी साड़ी, गले में मोतियों की माला, बालों का जुड़ा बनाए, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। शोभा की खूबसूरती आज भी कम नहीं हुई थी, पर इस वक्त उनकी खूबसूरती कुछ मुरझाई हुई है, क्योंकि उनके बेटे जिससे वो बहुत प्यार करती है वो किसी मजबूरी में ये शादी कर रहा है। शोभा ने अपने पति आलोक से कहा, आपने बिल्कुल सही नहीं किया आलोक। आप चाहते क्या है मेरे बेटे से? आपने उसका बचपन तो बर्बाद कर ही दिया था, अब क्या उसकी आने वाली जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं आप उसकी जबरदस्ती शादी, और वो भी इस अनजान लड़की से जिसे ना हमने कभी देखा ना हम कभी मिले। चेहरा तो छोड़ो, हम तो इसका नाम तक नहीं जानते। कौन है, कहाँ से आई है ये, और ऐसा क्या किया है आपने जो ऋषभ इस शादी के लिए मान गया? आलोक ने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा और फिर ऋषभ को देख बिना किसी भाव के बोले, अगर तुम्हारा बेटा शादी को कर रहा है वो भी चुपचाप, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसे कोई ऐसी चीज मिली होगी जो वो दिल से चाहता है और लाख कोशिशों के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत ये शादी है। आलोक की बात सुन शोभा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने खड़े ऋषभ के परिवार के बाकी फैमिली मेंबर्स आपस में बात करने लगे। ऋषभ के दादाजी ऋषिधर शेरगिल ने अपने बेटे को उदासीनता से देखते हुए कहा, न जाने कौन सा पाप हमने किया था जो इसने हमारे बेटे के रूप में जन्म लिया, और
हमारी बहू के साथ साथ हमारे पोते और पूरे परिवार की खुशियां निगल गया। सालों पहले जो इसने किया उससे इसका मन नहीं भरा, जो आज फिर से ये हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऋषिधर के बगल में खड़ा उनका छोटा बेटा अजय शेरगिल यानी ऋषभ के चाचा ने ऋषिधर के हाथ पर हाथ रख कर कहा, पापा आप शांत हो जाइए। आपको पता है ना कि ऋषभ जो भी करता है सोच समझ कर करता है। अगर ऋषभ ने इस शादी के लिए हाँ की है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। भैया भले ही ऋषभ के पिता है पर आप भी जानते हैं कि ऋषभ को कोई मजबूर नहीं कर सकता। पर अगर ऋषभ मजबूर नहीं है तो वो शादी क्यों कर रहा है? ऐसी क्या वजह है? क्या वो इस लड़की को पहले से जानता है? आखिर कौन है ये लड़की जिसे जेठ जी लेकर आए हैं? हीरे की कसम पापा जी, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लगती है। जरूर जेठ जी कोई ना कोई मकसद से इसे हमारे घर भेज रहे हैं। अजय की पत्नी सुरेखा ने बीच में बोल पड़ी तो अजय ने उसे आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। वहीं उन तीनों की बातें सुन रहे दो लोग बस चुपचाप ऋषभ को देख रहे थे। हालांकि ऋषभ ने इस वक्त अपने चेहरे पर सेहरा पहना हुआ था, पर फिर भी वो दोनों इमेजिन कर पा रहे थे कि इस वक्त ऋषभ का चेहरा गुस्से में कैसा होगा। उन दोनों में से एक 26 साल के लड़के ने कहा, भाई इस वक्त कितने गुस्से में होंगे कोई नहीं जानता। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भाई इतना शांत कैसे हैं, वरना जैसा उनका स्वभाव है यहाँ तो अब तक सुनामी आ चुकी होती। ये है ऋषभ का छोटा भाई अजय और सुरेखा का बेटा रोहित शेरगिल। रोहित दिखने में काफी हैंडसम है, गोरा चेहरा, भूरी आंखें एंड राउंड फेस कट, जो एक चॉकलेट बॉय वाला लुक देता था और उसका व्यवहार भी कुछ इसी तरह का था। जैसे चॉकलेट पास होने से लोग खुश हो जाते हैं, वैसे ही रोहित के साथ से उसकी बातों से और उसकी हरकतों से भी लोग खुश हो जाते थे। रोहित की बात सुन उसके बगल में बैठी ऋषभ की छोटी बहन रिया शेरगिल ने कहा, हो सकता है रोहित भाई ये शांति सुनामी के आने के पहले वाली शांति ही हो। मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है, न जाने कौन लड़की है, कहाँ से आ गई है और क्यों कर रही है भाई से शादी। इसे मरना है क्या जो खुद ही चलकर भाई के हाथ आ गई है? क्या इसे पता नहीं है कि भाई माफिया किंग है? इसकी जान लेने में भाई को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे शादी कर रही है। रिया घर में सबकी लाडली थी। 23 साल की चुलबुली सी लड़की, गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कंधे तक आते उसके छोटे छोटे बाल जिसमें वो किसी डॉल की तरह लगती थी। वो घर में सबकी जान है, सबकी प्यारी। तभी उन सबकी बातों को विराम देते हुए पंडित जी की आवाज आई, कन्यादान के लिए कन्या की माता पिता को बुलाएं। इतना सुनते ही सब दुल्हन को देखने लगे और शोभा ने आलोक को देखा तो आलोक बिना किसी भाव के पंडित को देखते हुए बोले, पंडित जी कन्यादान की रस्म नहीं होगी। इस लड़की का कोई नहीं है, इसलिए इस रस्म के बिना ही शादी को संपन्न करें। पंडित जी ने एक नजर आलोक को देखा और फिर शादी के रस्में आगे बढ़ाने लगे। वही घूंघट के अंदर उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंखों से निकले आंसू उसके हाथों पर आ गिरे जिसे उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन हूं। सबकी तरह आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहे होंगे कि मैं कहां से आई हूं।
क्यों मैं इस माफिया से शादी कर रही हूँ और मेरा परिवार क्यों नहीं है? चलो मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मेरे बारे में आप सबको बताएगा। मेरा नाम है अनोखी। आज के दिन मैं पूरे 18 साल की हो गई हूँ। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि 18 साल की छोटी सी उम्र में शादी के मंडप में क्या कर रही हूँ? तो वजह है मेरा परिवार। हाँ, मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, मतलब था। मेरे पिता, मेरे 2 बड़े भाई, मेरी माँ, पर मेरी माँ को छोड़कर आज तक किसी ने भी मुझे अपना परिवार नहीं माना। उनके लिए तो मैं एक मनहूस थी, एक बदकिस्मती, जिसे आज उन लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। आज मिस्टर आलोक ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो मेरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन बदले में मिस्टर आलोक को मैं चाहिए थी, जिसे मेरे परिवार ने खुशी खुशी दे दिया। और फिर मिस्टर आलोक ने मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे से शादी करूं, जिसका नाम तो मैंने सुना था पर उसे कभी नहीं देखा। जाना तो बस इतना कि वो एक माफिया है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी, और अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता है जिससे उनकी रूह तर्क कांप जाती है। और यही सोच सोच कर मेरा कलेजा भी फट जा रहा है कि मेरे अपने परिवार ने मुझे ऐसे हैवान के हाथों बेच दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनोखी का परिवार कौन है, तो मेरे परिवार के बारे में फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल पंडित जी मेरे शादी की सबसे इम्पोर्टेंट रस्म को करवाने जा रहे हैं। वो है फेरे, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म। तो चलिए आप मेरी शादी एंजॉय करिए। तभी पंडित जी ने कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी के कहने पर ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर अनोखी वो अपनी ही सोच में गुम वैसे ही बैठी रही। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। वही ऋषभ ने जब देखा कि वो लड़की फेरों के लिए खड़ी नहीं हो रही है तो उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी कसकर बंद और अपना सर नीचे करके उस घूंघट वाली लड़की को देखा। अगले एक पल उसने झटके से अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। अनोखी जो अब तक होश में नहीं थी, वो ऋषभ के गोद में उठाने से होश में आई, और जब उसने खुद को हवा में पाया तो उसने अपने दोनों हाथों से ऋषभ की शेरवानी को कसकर पकड़ लिया। सातों फेरे हो जाने के बाद ऋषभ ने आरोही को वापस उसकी जगह रखा नहीं, बल्कि हल्के से पटक दिया, जिससे आरोही ने अपनी कमर पकड़ ली और आंखें कसकर बंद कर ली। पंडित जी ने आगे कहा, कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। ऋषभ ने बड़ी बेदर्दी से थाल से मंगलसूत्र को उठाया और अनोखी के गले में पहना दिया। पहनाते वक्त ऋषभ के नाखून अनोखी के गले में बुरी तरह से चुभ गए थे, जिससे अनोखी को दर्द हो रहा था, पर वो अपनी आंखें बंद कर दर्द को सहने लगी। फिर पंडित जी ने कहा, अब कन्या की मांग भरिए। ऋषभ ने एक चुटकी सिंदूर लेने के बजाय गुस्से से मुट्ठी भर सिंदूर लिया और अनोखी की मांग भरी। ऋषभ ने कुछ इस तरह मांग भरी थी कि अनोखी की मांग के साथ साथ उसके पूरे चेहरे पर भी सिंदूर गिर गया था। सब ऋषभ की हरकतों से उसके गुस्से को भाप सकते थे। पंडित जी ने कहा, अब शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अगले ही पल ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने गले में पहनी माला और स्टॉल को निकालकर सीधे जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और मंडप से उठकर सीधे आलोक के सामने आया। सब उसे ऐसे करता देख चौंक गए।
इस वक्त सबका ध्यान सिर्फ ऋषभ और आलोक पर था। किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि स्टॉल को अग्नि में फेंकने की वजह से उसमें आग लग गई और वो आग बढ़ते बढ़ते गठबंधन तक पहुंचने वाली थी। तभी पंडित जी ने चिल्लाया, हे राम, और लोटे का पानी सीधे गठबंधन पर डाल दिया। पंडित जी के चिल्लाने पर सबने उस ओर देखा। गठबंधन और अनोखी की चुनरी जलते जलते बच गई थी। ये देख सबने राहत की सांस ली। सबकी नजरें अब अनोखी पर थी सिवाय ऋषभ और आलोक के। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी ऋषभ ने अपने चेहरे पर से सेहरा हटाया। गहरी और तीखी ग्रे आईज, घने आईब्रोज, लंबी नाक, पतले होठ, शार्प जॉलाइन और हल्की सी दाढ़ी, 6 फुट 2 इंच हाइट और गठिला शरीर। 28 साल का ऋषभ किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं बल्कि उनसे भी कई ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लगता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर और लुक, इसलिए तो लड़कियां उसके पीछे पागल थी। काली घनी पलकों के बीच उसकी आंखें उसे हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी बनाती थी। ऋषभ अपने आंखों और नाक पर गुस्सा लिए बस अपने सामने खड़े शख्स जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है उन्हें ही घूर रहा था। 2 पल उन्हें घूरने के बाद ऋषभ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, शादी हो गई, अब शर्त पूरी करो। उसकी गहरी आवाज इतनी कठोर और खतरनाक थी कि वहां खड़े हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। अनोखी ने जब पहली बार ऋषभ की आवाज सुनी तो उसकी धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज चलने लगी। इसलिए नहीं कि उसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ऋषभ की ऐसी खतरनाक आवाज अकेले में सुनी तो कहीं उसका हार्ट फेल न हो जाए। इसलिए उसने कसकर अपने लहंगे को मुट्ठियों में भींच लिया। आलोक ने उससे कहा, उम्मीद करता हूं जिस तरह शादी की है उसी तरह शादी निभाओगे भी। इतना बोल उन्होंने अपने साथ खड़े एक आदमी को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उस आदमी ने एक पेपर ऋषभ के आगे कर दिया। ऋषभ ने उस पेपर को लगभग उस आदमी से छीना और एक नज़र अपनी मां शोभा को देख वहां से तेज कदमों से चला गया। शोभा बस उसे आवाज लगाती रह गई, ऋषभ, ऋषभ बेटा सुन तो मेरी बात। पर ऋषभ अपनी मां की बात अनसुना करते हुए वहां से अपनी गाड़ी में बैठ चला गया और पीछे छोड़ गया हैरान परेशान अपने पूरे परिवार और अपनी नई नवेली पत्नी अनोखी को। ऋषिधर शोभा से बोले, बहू जाने दो उसे, अब वो किसी की नहीं सुनेगा और अब हम सबको घर चलना चाहिए। छोटी बहू दुल्हन को लेकर बाहर आओ, हमें घर के लिए निकलना है। सोने की कसम पापा जी, इस मनहूस को अपने साथ ले जाने का मन तो नहीं है, पर कर भी क्या सकते हैं। अब जब ये हम सबके सर पर आकर बैठ ही गई है तो इसका बोझ तो उठाना ही होगा ना। सुरेखा नफरत से अनोखी को देखते हुए बोली। अनोखी ने जब उनके मुंह से खुद के लिए मनहूस शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने आप से कहा, अनोखी ये दाग तेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। तू इसके साथ जन्मी और इसी के साथ मर जाएगी, पर ये नाम तुझसे कभी दूर नहीं होगा। दर्द से उसकी आंखें और उसका गला भर आया था। इस वक्त उसे अपनी गले में किसी की कील की चुभन महसूस हो रही थी। सुरेखा की बात पर दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले गए। उनके पीछे अजय, रोहित और रिया भी चले गए।
सुरेखा ने मुंह बनाकर उन्हें जाते हुए देखा, फिर मुंह बनाती हुई अनोखी के पास आकर बोली, ए लड़की, अब यहाँ बैठी क्या है? सुना नहीं पापा जी ने क्या कहा? या फिर तू ये तो नहीं सोच रही कि ऋषभ ने जिस तरह तुझे गोद में उठाकर 7 फेरे लिए थे उसी तरह तुझे घर तक ले जाएगा? अगर सोच रही है तो सोचना भी नहीं। हमारे ऋषभ के लिए वक्त बहुत मायने रखता है और तू यहाँ पड़े पड़े उसका वक्त खराब कर रही थी, इसलिए उसने तुझे गोद में उठाकर जल्द से जल्द शादी खत्म की। इसलिए इस के बारे में कोई और विचार अपने दिमाग में मत लाना। वह तो तुझ जैसी लड़की को मुंह तक नहीं लगाता। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तू उसकी जिंदगी में आ गई। उनसे कुछ दूर खड़े आलोक और शोभा सुरेखा की ऐसी कड़वी बातों को सुन रहे थे, जिसे सुन शोभा को बुरा लग रहा था। शोभा स्वभाव में ऐसी ही थी। उससे किसी के भी लिए कड़वी बातें सुनी नहीं जाती थी, फिर भले चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। उसने निराशा भरी नजरों से आलोक को देखा, जो बिना किसी भाव के उस घूंघट में बैठी लड़की को देखे जा रहा था। शोभा ने मायूसी से कहा, आपने यह बिल्कुल ठीक नहीं किया आलोक। आपने मेरे बेटे के साथ साथ इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ऋषभ इसे कभी नहीं अपनाएगा और ना ही घरवाले। ये उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आलोक ने गहरी सांस ली और शोभा से कहा, शोभा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो मंदिर की दूसरी ओर चला गया। शोभा ने भी एक नज़र सुरेखा और अनोखी को देखा और फिर उनके पीछे चली गई। वहीं सुरेखा अपनी कड़वी बातें बोल वहां से जाने लगी। अनोखी ने भी एक गहरी सांस लेकर अपने दर्द और अपने आंसुओं को अपने अंदर संभाला और हिम्मत कर खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से सुरेखा के पीछे जाने लगी। सुरेखा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसके सामने ऋषभ का एक बॉडीगार्ड आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुरेखा ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बॉडीगार्ड ने सर झुकाए ही कहा, छोटी मालकिन, वो ऋषभ सर ने कहा है कि ये आप सबके साथ नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी में आएंगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुन पहले तो सुरेखा चौंक गई और फिर मुंह बनाते हुए बोली, हीरे की कसम, मुझे क्या करना है? इसे दूसरी गाड़ी में ले जाओ या जहन्नम में। फिर वो वहां से सीधा बाकी परिवार के पास आ गई। जब ऋषिधर ने सुरेखा को अकेले आते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा, छोटी बहू, तुम अकेली क्यों आ रही हो? दुल्हन कहाँ है? पापा जी, मैं तो उसे लेकर आ ही रही थी, पर ऋषभ ने उसके लिए कोई दूसरी गाड़ी भेजी है और कहा वह हम सबके साथ नहीं आएगी। तो मैं क्या करती? हीरे की कसम, मैं ऋषभ के खिलाफ नहीं जा सकती पापा जी। इतना बोल वो गाड़ी में बैठ गई। वहीं ऋषिधर खड़े खड़े कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद उनके पास शोभा भी आ गई। वह कुछ परेशान सी लग रही थी और किसी गहरी सोच में थी। वो अपने ही सोच में इतनी डूबी थी कि उसे ये तक पता नहीं चला कि उनके साथ अनोखी नहीं है। दूसरी तरफ अनोखी अकेली उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी। उसके साथ सिर्फ वो बॉडीगार्ड था जो अजीब भाव से अनोखी को फ्रंट मिरर से देख रहा था। वहीं अनोखी बार बार अपने घूंघट की छोर से उसे ड्राइवर की नजरों को भाप रही थी और डर से उसका शरीर कांपने लगा था। इस वक्त उसे बहुत घबराहट हो रही थी, और घबराहट होती भी क्यों ना, एक लड़की अनजान आदमी के साथ गाड़ी में अकेली
थी और वो कहाँ जा रही थी उसे ये भी नहीं पता, तो डरना तो लाजमी था। तभी अचानक से गाड़ी रुक गई, जिससे अनोखी चौंक गई। उसने घबराई नजरों से ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर उसकी ओर मुड़ा और बिना किसी भाव के उससे बोला, मैम, ऋषभ सर का आर्डर है कि आप शेरगिल मेंशन पैदल जाएंगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुन अनोखी हैरान हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश अब भी जोरों की हो रही थी। उसने अटकते हुए उस बॉडीगार्ड से कहा, पर मुझे वहां का रास्ता नहीं पता। असल में तो अनोखी ये कहना चाहती थी वो इतनी भारी बारिश में अकेले पैदल कैसे जाएगी, और उसकी मजबूरी उसे इतनी दूर पैदल चलने नहीं देगी, पर वो कह नहीं पाई। वही बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में एक पेपर दिया और उससे कहा, ये शेरगिल मेंशन तक पहुंचाने का रास्ता है, आप इसी के सहारे आ जाइए। इतना बोल की गाड़ी से उतरा और अनोखी के साइड का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अनोखी कभी उस बॉडीगार्ड को देखती तो कभी उस मैप को, जिसमें कई मोड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उस मैप में सबसे लंबा वाला रास्ता चुना गया है। अनोखी को अपनी हालत पर होना भी आ रहा था और तरस भी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। वहीं उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड वापस गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। बारिश की ठंडी बूंदों के साथ उसे अपने गालों पर अपने आंसुओं की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। बारिश का पानी उसके घूंघट से हाथों में खनकती उसकी चूड़ियों से पानी टपक रहा था। तेज हवा के कारण उसका गिला दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, जिससे उसकी गोरी पतली कमर नजर आ रही थी। वो उस भीगी हालत में बेपसी से वही खड़ी रही। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। चुनरी के ऊपर से भी उसके चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे चुभन का एहसास दे रही थी। उसने भरे गले से कहा, मम्मी, मुझे रास्ता नहीं पता। मेरे पास मैप है, लेकिन फिर भी अगर मैं रास्ता भूल जाऊंगी तो आप मुझे बताना, ठीक है? फिर उसने गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत दी और उस मैप में दिखाए दिशा की ओर बढ़ गई। चलते चलते वो एक पैर से लंगड़ा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो ठीक से चल नहीं पा रही है। उसने अपनी राइट पैर को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, राइट पैर, मुझे पता है आज तुझे सारा चलना है और बहुत सारा प्रेशर भी झेलना है, तो तू झेल लेना। हा, मैं बाद में तेरी मालिश कर दूंगी, ठीक है? ऐसे ही वो खुद से मतलब अपने पैरों से बातें करते हुए चली जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसे ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो अच्छा था कि उस बॉडीगार्ड ने जो मैप अनोखी को दिया था वो पेपर प्लास्टिक से अच्छे से कवर था, जिस वजह से वो भीगा नहीं और उस मैप को देखने में अनोखी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद एक बड़े से व्हाइट मेंशन के आगे गाड़ियों का काफिला आकर रुका। मेंशन में मैन गेट पर खूबसूरत तरीके से लिखा था, शेरगिल मेंशन। शेरगिल मेंशन दिखने में इतना खूबसूरत था कि ताजमहल को भी मात दे दे। सफेद रंग के पत्थरों से बना वो महल रात में चांद की तरह चमक रहा था और ऊपर से उसमें जलती लाइट सितारों का काम कर रही थी। मेंशन के आगे बड़ा सा फवारा था, जिसके अगल-बगल बड़ा सा गार्डन, जिनमें कई तरह के फूल खिले थे। पूरा मेंशन काले रंग के यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड से गिरा हुआ था। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी जैसे वह कोई घर नहीं, बल्कि आदमी काम हो, आर्मी बेस हो। सारी गाड़ियां उस फाउंटेन से घूमती हुई महल के आगे आकर रुकी।
पहली गाड़ी में से बॉडीगार्ड निकले और उन्होंने पीछे खड़ी दोनों गाड़ियों का दरवाजा खोला। उन दोनों गाड़ियों में से ऋषिधर, अजय, सुरेखा, रोहित और रिया बाहर आए। शोभा अभी भी अपने ही सोच में गुम गाड़ी में बैठी थी। उसे इस तरह अपने ही ख्यालों में गुम देख सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऋषिधर जी बड़े गौर से शोभा के चेहरे को देख रहे थे और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शोभा के चेहरे पर दिख रही परेशानी को देख ऋषिधर इतना तो समझ गए कि जरूरत शोभा और आलोक की बात हुई है और शोभा इसलिए ही इतनी परेशान है और अब उन्हें ये जानना था कि आलोक ने शोभा से क्या बात की थी। ऋषभ के कहने पर बॉडीगार्ड ने अनोखी को भरी बारिश में बीच रास्ते छोड़ दिया और पैदल शेरगिल मेंशन आने के लिए कहा। वहीं शोभा आलोक से बात करने के बाद कुछ परेशान हो गई और अपनी सोच में गुम कब घर पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। सब उसके कार से उतरने का इंतजार कर रहे थे पर शोभा वैसे ही बैठी रही। ये देख रिया ने उसे कंधे से पकड़ हिलाते हुए कहा, मॉम घर आ गया है। रिया की आवाज से शोभा का ध्यान टूटा। वो अपने ख्याल से बाहर आई और गाड़ी से उतर सुरेखा से बोली, सुरेखा तुम अनोखी को लेकर यहीं रुको, मैं तब तक अंदर जाकर पूजा कर खाली तैयार कर देती हूँ। अनोखी, ये कौन है? सुरेखा ने उससे पूछा और सबकी सवालियां नजरें भी उस पर चली गई। तो शोभा ने कहा, ऋषभ की जिससे शादी हुई है उसका नाम है अनोखी। ओह, तो मैडम जी का नाम अनोखी है। देखते हैं आगे कि क्या क्या अनोखा है उसमें। वैसे दीदी मैं उसे रोकूंगी तब ना जब वो गाड़ी में होगी, सुरेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो शोभा हैरानी से बोली, गाड़ी में होगी का क्या मतलब? वो हमारे साथ ही है ना? मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में थी ना? नहीं दीदी, वो हम लोगों के साथ नहीं आई है। ऋषभ ने अपने बॉडीगार्ड को उसे किसी और गाड़ी में लाने के लिए कहा है। हीरे की कसम दीदी, ऋषभ या तो उसके लिए बहुत अच्छा बना या फिर उसके लिए कुछ बहुत बुरा सोचने वाला है। सुरेखा की पूरी बात सुन शोभा और भी परेशान हो गई। रात गहरी होती जा रही थी और बारिश अब भी नहीं रुकी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ शोभा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो हॉल में परेशान बैठी अनोखी और ऋषभ के आने का इंतजार कर रही थी। ऋषभ भी जब से मंदिर से निकला था वापस नहीं आया। शोभा ने उसे कई बार फोन लगाया पर उसने उसके फोन का कोई जवाब नहीं दिया। शोभा ने उस बॉडीगार्ड को भी फोन लगाया जो अनोखी को लाने वाला था, पर उसका फोन नॉट रीचेबल था। रोहित और रिया अपनी मॉम और बड़ी माँ को परेशान होते हुए देख रहे थे। सुरेखा ने शोभा से कहा, अरे दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऋषभ थोड़ी ना ऐसे पहली बार देर रात तक आ रहा है। वो तो कितनी बार आधी रात को आया है या कभी कभी तो आया भी नहीं है, तो उसके लिए इतनी चिंता मत करो। मैंने खाना लगा दिया है, चलिए आप सब खा लो। शोभा ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। उसे बार बार अनोखी का ख्याल आ रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया या ऋषभ ने सच में उसके साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं कर दिया। यही सोच सोच कर शोभा घबराहट हो रही थी। ऋषिधर ने उसे इतना घबराए हुए देखा तो समझाते हुए बोले, इतनी चिंता मत करो बहू, वो आ जाएगी। चलो चलकर कुछ खा लो, कल से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया है। शोभा का कुछ भी खाने का मन नहीं था पर अपने ससुर जी के इतना कहने
पर उसने 2 कवर खा लिया। वे लोग खा ही रहे थे कि तभी मेंशन के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पीछे का गेट खोला और उसमें से ऋषभ अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ बाहर आया। वो किसी पर बिना ध्यान दिए अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि तभी शोभा ने उसे रोकते हुए कहा, ऋषभ बेटा कहाँ थे तुम अब तक? अपनी माँ की आवाज सुन ऋषभ के कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर उन्हें देखा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर और ना ही उसकी आंखों में कोई भाव थे। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ऑफिस में था मोम। फिर शोभा ने सीधे उससे अनोखी के बारे में पूछा, और अनोखी कहाँ है? अनोखी का नाम सुन पहले तो ऋषभ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर जब उसे समझ आया कि उसकी माँ किसके बारे में पूछ रही है तो उसकी कठोर आंखें और सख्त हो गई और आवाज और गहरी। उसने शोभा से कहा, सही सलामत होगी तो आ जाएगी। बोल वह अपने कमरे में चला गया। वहीं उसकी बात सुन सभी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब रात के 1 बज गए थे। उन लोगों को मंदिर से आए पूरे 3 घंटे हो गए थे पर अनोखी अब तक नहीं आई थी। शेरगिल मेंशन मुंबई के पोर्श इलाके में था, जहां आसपास बहुत कम विलास थे और वो मंदिर जहां पर ऋषभ और अनोखी की शादी हुई थी वो शहर की दूसरी ओर था। इसलिए वहां से आने में काफी वक्त लगता कथा और उस रास्ते पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आती जाती थी। हर बीते घंटे के साथ शोभा परेशान होती जा रही थी। रह रहकर उसे ऋषभ को बात याद आ रही थी। उसने तय कर लिया कि वो ऋषभ के कमरे में जाकर उससे अनोखी के बारे में पूछेगी। शोभा जाने हो वाली थी कि तभी उसे में दरवाजे पर एक परछाई नजर आई। लाल रंग के दुल्हन के लिबाज में पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई अनोखी दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थी और बुरी तरह हाफ रही थी। अनोखी, अनोखी का नाम कहते हुए शोभा उसके पास आई। शोभा के चिल्लाने की आवाज सुन सब अपने कमरे से बाहर आए। सबने देखा सामने उनके घर की नई दुल्हन पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके पैर में छाले हो गए थे और उसके पूरे लहंगे से पानी गिर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो बारिश में भीगते हुए आ रही है। पर लेकिन क्या वो सच में पैदल आ रही है? रिया ने धीरे से रोहित से पूछा, रोहित भाई क्या यह लड़की मंदिर से लेकर यहाँ तक पैदल आई है? रोहित भी हैरानी से अनोखी को देख रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर सेकंड फ्लोर पर गई। ऋषभ अपने कमरे के बाहर खड़ा नीचे की ओर ही देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए हुए थे और उसकी नजरें अनोखी पर टिकी थी। ऋषभ बहुत गौर से उसे और अपनी मोम को देख रहा था। शोभा चिंता करते हुए अनोखी से बोली, अनोखी तुम ठीक तो हो ना? अनोखी ने जवाब में बस धीरे से अपना सर हिला दिया। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने मुंह से शब्द निकाल सके। वो पूरे रास्ते पैदल आई थी, वो भी बारिश में भीगते हुए, इसलिए उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। वहीं ऊपर खड़ा ऋषभ अपनी माँ के चिंता भरे चेहरे को देख रहा था। उसे पता था उसकी मोम ऐसी ही है, सबके लिए स्वीट, पर वो ऐसा नहीं है। शोभा अनोखी का हाथ पकड़ उसे अंदर लाने ही वाली थी कि तभी पूरे हॉल में ऋषभ की कठोर आवाज गूंजी, मॉम आप अपने घर की बहू को इसी तरह घर के अंदर लाने वाली है क्या? क्या इसका गृह प्रवेश नहीं होगा? कहते हुए वो नीचे आया। अपने कानों में दोबारा ऋषभ की उस कठोर आवाज को सुन
अनोखी जो अब तक दर्द और थकावट से निठाल खड़ी थी वो एकदम सीधी हो गई। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर उस आदमी की ओर देखा जिससे कुछ ही देर पहले उसकी शादी हुई थी और उसने बीच रास्ते में आधी रात को उसे अकेला छोड़ दिया, वो भी इतनी तेज बारिश में। वो घूंघट के अंदर से ही ऋषभ के मस्क्यूलर बॉडी और उसका हैंडसम चेहरा देख रही थी। ऋषभ ने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहनी थी, जिसकी पॉकेट में दोनों हाथ डाले वो बड़े स्टाइल से सबके पास आकर खड़ा हुआ। काला रंग उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रहा था। उसे इस रूप में देख किसी भी लड़की का दिल धड़क जाए। वही घर वाले हैरानी से ऋषभ को देख रहे थे। शोभा ने थोड़े गुस्से से कहा, ऋषभ क्या तुमने इसके साथ? क्या इसके इस हालत का जिम्मेदार तुम हो? पर ऋषभ ने अपनी मोम को कोई जवाब नहीं दिया और पास खड़ी एक नौकरानी से बोला, जाओ जाकर गृह प्रवेश की सारी तैयारी करो। इतना बोल वह सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, यहाँ तक कि खुद शोभा की भी नहीं कि वह अपना सवाल उससे दोबारा पूछ सके, क्योंकि वह जानती थी आज जो कुछ भी हुआ वो ऋषभ के मर्जी के खिलाफ हुआ और इस वक्त उसे उकसाना मतलब महादेव की तीसरी आंख को खोलने के बराबर है, जिसे सिर्फ विनाश ही होगा। जिस नौकरानी को ऋषभ ने गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए कहा था उसने अगले 5 मिनट में सारी तैयारी कर दी। अनोखी दरवाजे के बाहर के साइड खड़ी थी। उसके सामने चावल से भरा लोटा, लाल रंग से भरी थाली और जमीन पर एक सफेद रंग का कपड़ा भी बिछा था। ये सब करने के बाद उस नौकरानी ने आरती की थाली शोभा को लाकर दी। शोभा ने ऋषभ को देखा, जो सिर्फ न्यूज़पेपर को देख रहा था और गहरी सांस लेकर सिर्फ अनोखी की ही आरती उतारने लगी। वैसे तो गृह प्रवेश में दुल्हन के साथ साथ वर का होना भी जरूरी होता है, पर शोभा को पता था कि ऋषभ कभी अनोखी के साथ आकर खड़ा नहीं होगा। वो तो अच्छा था कि गठबंधन रहते बच गया, वरना शायद रिश्ते को बांधता उसका गठबंधन उसी वक्त जलकर खत्म हो जाता। आरती करने के बाद शोभा ने अनोखी से कहा, इस कलश की दाएं पैर से नीचे गिराओ और लाल रंग की थाली में पैर रखकर अंदर आओ। अनोखी ने धीरे से अपना सर हिलाया और बड़ी मुश्किल से अपना राइट पैर हल्का सा उठाया, क्योंकि इतनी देर चलने की वजह से उसका पैर सूज गया था और उसे बहुत दर्द दे रहा था। इतना कि वो उस दर्द को सह नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत कर पैर से लोटे को छुआ। लेकिन लोटा छूते ही उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि वो लोटा एकदम गर्म था। उसके मुंह से सिसकी सुन शोभा ने पूछा, क्या हुआ? तो अनोखी में जल्दी से अपना सरनामे हिलाया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर हिम्मत करके लोटे को हल्का सा धक्का दिया। फिर उसने अपने दोनों पैर उस लाल रंग की थाली में रखे और इस बार उसके साथ जो हुआ वो उसे सह नहीं पाई और वो चीख पड़ी। दर्द की वजह से वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, पर शोभा और रिया दोनों ने उसका हाथ पकड़ उसे थाम लिया। कोई अनोखी से कुछ पूछता उससे पहले ही ऋषभ ने अनोखी से कहा, अपनी रस्म पूरी करो और चलकर अंदर आओ। अनोखी ने आंसू भरी आंखों से ऋषभ की आंखों में देखा, जिसे उसमें खुद के लिए बस नफरत ही नजर आ रही थी। ये देख अनोखी अंदर से टूट गई। उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले कसकर दबाया और अपने कदम उस कोरे सफेद रंग के कपड़े पर रख आगे बढ़ने लगी।
वो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से उसकी जान ही निकल जाएगी। कपड़े पर अपना आखिरी कदम रखते ही अनोखी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शोभा अनोखी को उठाने उसके पास जाने लगी, तभी उसकी नजर अनोखी के पैरों पर गई। उसने गौर से अनोखी के तलवों को देखा और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए रोहित से कहा, रोहित, डॉक्टर को बुलाओ अभी। बाकी सबने भी अब तक अनोखी के पैरों में धंसे कांच के टुकड़ों को देख लिया था। वो कभी ऋषभ को देखते जो जमीन पर गिरी अनोखी को देख रहा था, तो कभी अनोखी को। अनोखी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए कोई उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। पर अगर इस वक्त कोई भी उसकी दर्द भरी आंखों को देखता तो उस पर तरस खाए बिना रह नहीं पता। रोहित से डॉक्टर को बुलाने का बोल शोभा नाराजगी से ऋषभ को देखने लगी। उसे ऋषभ पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानती है कि ऋषभ एक माफिया है, पर उसने कभी शोभा के सामने किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। ऋषिधर ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, ये क्या किया तुमने? ऋषभ ने एक नज़र अपने दादाजी को देखा, फिर शोभा को जो नाराजगी से उसे देख रही थी। फिर उसने न्यूज़पेपर को टेबल पर रखा और खड़े होते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मोम और दादाजी? मैंने गलत क्या किया? अब जब मेरी बीवी का नाम अनोखी है तो शादी की रस्में भी अनोखी होगी और इसकी आने वाली जिंदगी भी। तभी वहां पर 26 साल की एक लड़की आई। उसने वाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक हील्स पहन रखी थी। उसके हाथ में डॉक्टर का कोट था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो डॉक्टर है। ये है डॉक्टर शनाया, शनाया दत्त। कंधे से नीचे आते उसके बाली, जिसे एक खूबसूरत हेयर कट दिया हुआ था और ब्लू रंग से हाईलाइट किया था। लंबा चेहरा, तीखी आंखें, पतले होठ और 5 फुट 5 इंच हाइट, हर चीज में एकदम परफेक्ट। अगर शनाया डॉक्टर नहीं होती तो हीरोइन आराम से बन जाती। शनाया को देख रोहित ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा, जो जस्ट अभी शनाया को फोन करने ही वाला था। उसने अपने मन में कहा, ये डॉक्टर है या जीन? जो याद करते ही प्रकट हो गई। शोभा आंटी, सब ठीक तो है ना? सर ने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया, कहते हुए शनाया मेंशन के अंदर आ गई थी। उसे देख सुरेखा उससे बोली, हीरे की कसम शनाया, कमाल की डॉक्टर हो तुम। यहाँ पेशेंट का खून निकला कि नहीं तुम प्रकट हो गई। लगता है मरीज की दर्द भरी आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है तुम्हें। सुरेखा, कुछ देर के लिए तुम चुप रहोगी? अजय ने सुरेखा को डांट कर चुप करवाया और फिर शनाया से बोला, शनाया, इसकी बात का ध्यान मत दो, तुम इसे चेक करो। अजय का इशारा आरोही की तरफ पाकर शनाया ने पहले तो गौर से अनोखी को देखा और फिर ऋषभ को। उसके लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि ऋषभ ने उसे अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी और को चेक करने के लिए इतनी जल्दी में बुलाया था। पर उसने उससे कुछ पूछा नहीं और अनोखी के पास आ गई, क्योंकि उसे पता था भले ही वो कितनी भी अच्छी डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन गुस्सा आने पर ये माफिया किंग बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के उसका पोस्टमार्टम कर देगा। शनाया जैसे ही अनोखी का घूंघट हटाने वाली थी, ऋषभ ने उसे रोकते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, उसके मुंह को चेक
करने नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें। उसके पैरों को चेक करो और हाँ, आगे से तुम्हें कई बार इसका इलाज करने यहाँ आना होगा, तो जल्दी और सही से काम करना सीख लो। कहते हुए वो अनोखी के पास आया। शनाया जो अनोखी के पास ही थी, जब उसने ऋषभ को पास आते देखा तो वो अनोखी से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपने एक हाथ से अनोखी के जबड़े को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर किया। घूंघट की वजह से अनोखी की के सिर्फ होठ नजर आ रहे थे, जो इस वक्त डर और ठंड से थरथर कांप रहे थे। ऋषभ ने 2 पल उसके कांपते होठों को देखा और फिर अपनी नफरत भरी नजरों से उसे देख अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, सो कंग्रेचुलेशंस मिसेज अनोखी ऋषभ शेरगिल। योर ड्रीम कम टू, नाउ वेलकम टू द हिल। तुमने शादी तो कर ली, पर हर दिन अफसोस करोगी कि शादी की तो क्यों की। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे दिए हर एक दर्द को सहने के लिए तुम्हें जिंदा रहना और ठीक रहना है, तो तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूंगा। इतना बोल उसने आरोही के चेहरे को एक तरफ झटक दिया, जिससे आरोही सोफे पर जा गिरी। वहीं घर के सभी लोग ऋषभ के ऐसे बर्ताव से परेशान हो गए। शनाया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो पहले ही शौक में चली गई थी जब उसने यह सुना कि ऋषभ ने शादी कर ली और सामने बैठी लड़की उसकी बीवी है। ऋषभ अपनी बात बोल सीधे अपने कमरे में चला गया। ऋषभ का कमरा 2nd फ्लोर पर था, उसके फ्लोर पर जाने की अनुमति किसी की भी नहीं थी। 2nd फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक स्टडी रूम और एक छोटा सा ऑफिस जो ऋषभ ने घर से काम करने के लिए बनाया था। 1st फ्लोर पर कई कमरे थे और साथ ही साथ एक जिम। रोहित और रिया का कमरा 7 गेस्ट रूम भी 1st फ्लोर पर था और दादाजी, शोभा और अमन और सुरेखा का कमरा नीचे था। बाहर गार्डन 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में कई तरह के फूल थे, जिनमें लगभग दुनिया भर के फूलों शामिल थे, क्योंकि शोभा को गार्डनिंग का बहुत शौक था और उसे फूल बहुत पसंद है। वहीं दूसरी और गार्डन के एक किनारे पर एक बड़ा सा पुल था। गार्डन की बैक साइड पर बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट था और उसी से लगकर एक रास्ता नीचे जा रहा था, वो था अंडरग्राउंड पार्किंग। ऋषभ के जाने के बाद हाल में एकदम सन्नाटा हो गया। सबकी नजरें खामोशी से बस अनोखी को देख रही थी, जो घूंघट के नीचे धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। तभी उन सिसकियां के बीच सुरेखा की तीखी आवाज आई। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना दीदी, ऋषभ या तो इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हो रहा है या तो इस लड़की के साथ बहुत बुरा करने वाला है, और जिस तरह से ऋषभ ने अभी इसके साथ बर्ताव किया और उसके कहे गए शब्द सुन, इतना तो पक्का हो गया कि इसकी आने वाली जिंदगी नरक बन ही गई है। अब ऋषभ या तो खोलते तेल में इसका पकोड़ा बनाएगा या फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर कोयले पर इसका बारबेक्यू। सुरेखा के ऐसा कहने पर ऋषिधर गुस्से से उसे देखने लगे तो सुरेखा ने अपनी नजरें झुका ली और चुप हो गई। फिर ऋषिधर ने शोभा से कहा, बहू इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। इतना बोल वो वहां से चले गए। उनके साथ ही अजय और सुरेखा भी। शोभा रोहित और शनाया की मदद से अनोखी को गेस्ट रूम में ले गई और उसने रिया से अनोखी के लिए कपड़े लाने के लिए कहा। अनोखी को बेड पर बैठाने के बाद शनाया ने उसके पैरों को चेक किया। उसके पैरों की हालत देख शनाया को उसे पर तरसा रहा था।
उसे ये तो नहीं पता था कि अनोखी की पैरों की हालत ऐसी क्यों हुई है, पर ऋषभ का अनोखी के लिए बर्ताव और बातें सुन ये यकीन जरूर हो गया कि अनोखी की इस हालत की जिम्मेदार जरूर ऋषभ ही है। इसलिए उसे ऋषभ पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को किनारे रख अपने काम में लग गई। उसने अनोखी के पैरों के घाव को अच्छे से साफ किया और उस पर मलहम लगाकर पट्टी कर दी। शनाया के पीछे खड़ी शोभा गौर से बस अनोखी को ही देख रही थी। रोहित अनोखी को कमरे में छोड़ वहां से चला गया था। शनाया उसके पैर पर मरहम पट्टी कर उठ गई और शोभा से बोली, आंटी इसके पैरों की हालत तो अभी ठीक नहीं है। इसे रेस्ट की बहुत जरूरत है और शायद इसे वीकनेस भी है, तो इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ओके बेटा, मैं रखूंगी और शुक्रिया आने के लिए। कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा काम है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए शोभा से बोली, आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ पूछूं आपसे। यही पूछना चाहती हो कि ऋषभ ने जो बाहर कहा था वह सच है या नहीं? शोभा ने शनाया के मन के सवाल को टटोलत हुए कहा तो शनाया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे यही पूछना है उसे। शोभा अनोखी को देखते हुए ही बोली, हाँ वो सच था, ऋषभ और अनोखी की शादी आज ही हुई है। अभी के लिए बस इतना जान लो, आगे मुझे भी नहीं पता। इसके बाद शनाया ने कुछ नहीं पूछा और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ। रुको, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शोभा ने कहा तो शनाया उन्हें मना करती हुई बोली, अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। सर ने मुझे लाने के लिए भी कार भेजा था और मुझे वापस छोड़ने के लिए भी कार का अरेंजमेंट कर दिया है, इसलिए मैं चली जाऊंगी। आप टेंशन मत लो, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। फिर शनाया वहां से चली गई। कुछ देर बाद रिया कमरे में हाथों में एक चूड़ी सलवार सूट लिए दाखिल हुई और शोभा को देते हुए बोली, मोम मुझे ये ही कपड़े मिले जो इसे फिट आएंगे, इसलिए मैं ये ले आई। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, और तुम भी अब जाकर सो जाओ। शोभा ने रिया के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा तो रिया एक नज़र अनोखी को देख वहां से चली गई। शोभा कपड़ों को बेड पर रख अनोखी के पास खड़े होकर बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की, पर इतना जरूर याद रखना कि हमारे परिवार के साथ या मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी नहीं, वरना मेरा बेटा इससे भी बहुत बुरा बन सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो तुम्हारे साथ बुरा करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए उसे तुम्हें अपनाने में कितना वक्त लगेगा ये तो सिर्फ वही जानता है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसे तुमसे नफरत करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लेगी। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, और हो सके तो उसे गुस्सा मत दिलाना। अब चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम जाने तक मदद करती हूँ। तुम फ्रेश होकर ये कपड़े चेंज कर लो, और एक बात और, सेकंड फ्लोर पर भी मत जाना। अपनी बात खत्म कर शोभा ने अनोखी को सहारा देकर खड़ा किया और उसे वॉशरूम तक ले गई। उसके बाद उसने उसे कपड़े भी दिए। कुछ देर बाद अनोखी वॉशरूम से शोभा का दिया हुआ सलवार सूट पहने बाहर आई। उसने दुपट्टे से अभी भी घूंघट लिया हुआ था। ये देख शोभा ने कुछ नहीं कहा और उसे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया।
मैं एक नौकर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। खाना खाकर दवाई ले लेना और सो जाना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर किसी नौकर को बुला लेना, ठीक है? उसके बाद शोभा भी कमरे से चली गई। अनोखी नम आंखों से बस उसे जाते हुए देख रही थी। शनाया को अनोखी की हालत देख उस पर तरस आ रहा था, पर ऋषभ के डर से कुछ बोली नहीं और चुपचाप अनोखी का इलाज करने लगी। शोभा ने अनोखी को ऋषभ के बारे में आगाह किया और अनोखी की मदद कर वहां से चली गई। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दादाजी ने जब ऋषभ को वहां नहीं देखा तो शोभा से पूछे, बहू ऋषभ कहाँ है? पापा, वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। शोभा ने उन्हें नाश्ता परोसते हुए जवाब दिया, तो दादाजी ने बस हल्के से अपना सर हिलाया। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अनोखी के बारे में पूछा, तो शोभा ने कहा, पापा, वो अपने कमरे में है। मैंने उसे उसका नाश्ता उसके कमरे में ही दे दिया। तभी सुरेखा अपनी कैची जैसी जबान को चलाते हुए बोली, हाँ हाँ, वो तो महारानी विक्टोरिया जो बन गई है। अब तो उसे नाश्ता खाना सब कुछ कमरे में ही मिल जाया करेगा।